मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव विकास का नया रास्ता खोलने की तैयारी में है और ये रास्ता दुग्ध क्रांति का है। मुख्यमंत्री की मंशा पशुपालन और गौ संरक्षण को बढ़ावा देकर दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने की है और इस पर अमल भी शुरू हो गया है। सरकार दुग्ध उत्पादक किसानों को 5 रुपए इंसेंटिव देने की तैयारी कर रही है। वित्त विभाग ने भी इस योजना का परीक्षण कर अपनी सहमति दे दी है। सरकार की कोशिश है कि दुग्ध उत्पादन के मामले में प्रदेश को देश में पहले स्थान पर लाया जाए। दुग्ध क्रांति की तैयारी। मध्य प्रदेश को दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी बनाने की कोशिश की जा रही है। 17,999 मीट्रिक टन के साथ मध्य प्रदेश का दुग्ध उत्पादन में देश में फिलहाल तीसरा स्थान है। प्रदेश में प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता 591 ग्राम प्रतिदिन, यह राष्ट्रीय औसत 444 ग्राम से 147 ग्राम अधिक है। पशु स्वास्थ्य, सुरक्षा और रोजगार मूलक योजनाओं के कारगर क्रियान्वयन से दुग्ध उत्पादन बढ़ाने की तैयारी है। सरकार पशुपालकों को दुग्ध उत्पादन के लिए प्रोत्साहित 5 रुपए इंसेंटिव देने की तैयारी कर रही है। सरकार प्रदेश की 23,000 पंचायतों में डेयरी कोऑपरेटिव समितियां गठित करने के लिए किसानों को प्रोत्साहित कर रही है। मुख्यमंत्री मोहन यादव मध्य प्रदेश में दुग्ध क्रांति के लिए पिछले दिनों गुजरात का दौरा कर चुके हैं। अहमदाबाद में अमूल फेडरेशन और सांची दुग्ध संघ के अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री की चर्चा हो चुकी है। सीएम के प्रयास के बाद अमूल फेडरेशन सीधे सांची से ही दूध खरीदेगा, इससे दोनों संघों में प्रतिस्पर्धा नहीं होगी। देश में मौजूदा समय में 1,376 मिलियन टन दूध उत्पादन हो रहा है। सबसे ज्यादा दुग्ध उत्पादन उत्तर प्रदेश राज्य में होता है। राजस्थान दूसरे और मध्य प्रदेश तीसरे, गुजरात चौथे नंबर पर है। अब सरकार की कोशिश है कि एमपी दुग्ध उत्पादन के मामले में पहले स्थान पर पहुंचे। दुग्ध उत्पादन के साथ सरकार असहाय गोवंश की रक्षा के लिए भी प्रयासरत है। मुख्यमंत्री ने इस दिशा में भी सख्त निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने विकलांग और वृद्ध गायों के सम्मान और संरक्षण पर जोर दिया है। राजमार्गों पर छोड़ी गए गोवंश को नजदीकी गौशालाओं तक पहुंचाने के लिए हाइड्रोलिक कैटल लिफ्टिंग वाहनों को टोल सिस्टम से जोड़ने के निर्देश दिए हैं। गौ तस्करी और गौ हत्या की कुछ घटनाएं सामने आने के बाद सीएम मोहन यादव सख्त हो चुके हैं। सिवनी की घटना पर उन्होंने उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए हैं। उनके निर्देश पर 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर 2 आरोपियों पर एनएसए लगाया गया है। सीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश में गौ माता के खिलाफ कोई भी अपराध बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गोवंश के संरक्षण और पशुपालकों के कल्याण से जुड़े इस मसले की विपक्ष भी खिलाफत नहीं कर रहा, लेकिन उसका कहना है कि गौरक्षा के लिए कमलनाथ सरकार ने जो मुहिम शुरू की थी उसे आगे बढ़ाना चाहिए। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी मध्य प्रदेश के दुग्ध उत्पादक किसानों के दूध का उचित मूल्य मिल जाए और मध्य प्रदेश के नागरिकों को उचित मूल्य पर दूध पर्याप्त मात्रा में गुणवत्ता वाला मिल जाए, इस दिशा में कार्य कर रहे हैं। एक बड़ी बैठक के माध्यम से उन्होंने निर्णय लिया है कि अब दुग्ध संघ और उसका और विकास करके कैसे दूध उत्पादकों को लाभ मिल सके, इस दिशा में सरकार कई सारे गंभीर निर्णय लेने का काम किया है। सरकार को चाहिए कि जो कांग्रेस के कार्यकाल में गौवंश की रक्षा के लिए गौशालाएं बनाई गई थी, उस कार्य को भी आगे बढ़ाए। निश्चित रूप से मध्य प्रदेश किसी भी मामले में अग्रणी रहता है तो ये प्रदेशवासियों के लिए सौभाग्य की बात रहती है। लेकिन देखने में आया कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में गौवंश, खास तौर से गायें जिस तरह से रोडों पर आती हैं, क्योंकि गौशालाएं जब तक नहीं बनेंगी तो सड़कों पर गौशालाएं गैया घूमती रहती है, उसकी देखरेख ढंग से नहीं हो पाती है, एक्सीडेंट होते हैं। तो सरकार को इन सभी चीजों पर ध्यान देना चाहिए। पशुपालन कृषि का अभिन्न अंग रहा है। देश की एक बड़ी आबादी पशुपालन और दुग्ध उत्पादन पर आश्रित रही है, लेकिन मौजूदा समय में पशुपालन से लोगों की अरुचि, अनुकूल माहौल न मिलने से न केवल लोग इस पेशे से अलग हुए, बल्कि निराश्रित गोवंश यातायात और खेती के लिए खतरा बन रहा है। देखना यह है कि डॉक्टर मोहन सरकार की ये पहल दुग्ध उत्पादकों और बेसहारा गोवंश को कितनी राहत दे पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। मोहन की दुग्ध क्रांति, जी हां, आज हम इसी को मुद्दे को लेकर आज हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। सरकार दुग्ध उत्पादन बढ़ाने और असहाय गोवंश को आसरा देने की दिशा में आगे बढ़ी है। सरकार की ये पहल उस समय सामने आई जब प्रदेश में गौ तस्करी और गौ हत्या की घटनाएं सामने आने लगी है। गाय हमारी आस्था के प्रतीक है, उस पर सियासत भी लेकिन कम नहीं होती है। ऐसे में सवाल तो उठता है कि सरकार की इस पहल का कोई सियासी पहलू तो नहीं। साथ ही सवाल ये भी कि
किसकी सरकार में गोवंश का आखिर ज्यादा भला हुआ है। साथ ही सबसे बड़ा सवाल यह भी कि मध्य प्रदेश में दुग्ध क्रांति की कितनी संभावनाएं अब नजर आने वाली है। तो इन्हीं सब सवालों को लेकर आज हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले एजेंडा के पॉइंट्स जान लेते हैं। प्रदेश के विकास में कितनी मददगार होगी दुग्ध क्रांति? मध्य प्रदेश में दुग्ध क्रांति की कितनी संभावनाएं? गौरक्षा को धार्मिक एजेंडे से जोड़ना कितना जायज? मध्य प्रदेश में किसके राज में हुआ गौवंश का भला? तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज हम चर्चा शुरू करें उससे पहले खास मेहमान 3 हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे आपका परिचय करवा देती हूँ। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सचिन वर्मा जी, मीडिया पैनलिस्ट मध्य प्रदेश भाजपा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित शर्मा जी, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगीराज योगेश जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। तो सबसे पहले अमित जी, आप ही के पास आना चाहूंगी। अब एमपी में नई क्रांति की तैयारी है, दुग्ध क्रांति की तैयारी है। देखा जाए तो कृषि के विकास में ये दूसरा रास्ता माना जा रहा है, तो क्या लगता है, इस पहल का स्वागत करेंगे आप? देखिए खुशी जी, निश्चित तौर पे खुशी की बात है कि हमारे नए यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने गायों की, गोवंश की रक्षा, मध्य प्रदेश को प्रगति और उन्नति का रास्ता दुग्ध क्रांति की ओर ले जाने का एक सफल और सार्थक प्रयास करा। मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूँ। और निसंदेह पिछले 20 सालों से शिवराज की सरकार इस मामले में फेल रही। गौवंश की हत्याएं बढ़ी। करीब करीब मध्य प्रदेश में 50,000 से ऊपर गौवंश की हत्याओं के मामले हमारे सामने आए। प्रतिवर्ष करीब 10,000 गायें, 10,000 भैंसें, कई पशु एक्सीडेंट के माध्यम से, बीमारी के माध्यम से, ये सारी घटनाएं निरंतर होती जाती थीं और सरकार सिर्फ मूकदर्शित होती थी। और राजनीतिक करने वाले, गाय पे नाम पर राजनीति करने वाले उस पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते थे और कहीं ना कहीं सामाजिक दृष्टि को, सामाजिक परिवेश वेशभूषा को, गाय को आड़ लेकर राजनीति करते थे। कहीं ना कहीं आज हाईवे पर आप और हम जाते हैं तो गाय और भैंस बैठी रहती हैं उनके संरक्षण पर। और जो कई उदाहरण हमारे सामने आए, पिछले बार भी बैरसिया के अंदर, भोपाल राजधानी के करीब 35 किलोमीटर के अंदर, एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करीब 35 एकड़ में गाय के पालन के लिए उन्होंने गौ रक्षा खोल रखी थी। उसमें करीब 1,500 गायें मृत पाई गई। शासन द्वारा जांच कमेटी बनाई गई लेकिन आज तक उसकी रिपोर्ट नहीं आई। सिवनी जिले में भी इस तरह की घटना हुई, धार जिले में इस तरह की घटना हुई, खरगोन में इस तरह की घटना हुई और बड़वानी में तो ऐसी घटना हुई कि इस घटना के उपरांत वहां दंगे भी भड़क गए। लेकिन अब यह सार्थक प्रयास है, चूंकि मध्य प्रदेश के जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, और जीतू पटवारी जी ने कहा है कि सरकार हर सार्थक पहल के साथ, कांग्रेस विपक्ष की भूमिका में उनकी सार्थक पहल के साथ साथ देगी। निसंदेह हमारे प्रदेश के किसान जो आज कागजों पर उज्जवल और आय दुगनी हो रही है लेकिन लगातार आत्महत्या बढ़ रही हैं, वो सार्थकता साबित होगी। किसान बढ़ेगा, दुग्ध का उत्पादन होगा, मध्य प्रदेश आगे बढ़ेगा। इसी मंशा के साथ सरकार को एक सुझाव और मेरी तरफ से है, सचिन वर्मा जी निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री जी को देंगे, कि लगातार जिसको हम सांड कहते हैं, वो जिस तरीके से फसलों को किसान की बर्बाद करते हैं, उस पर भी कोई एक कमेटी बनाई जाए। क्योंकि वो कमेटियां तो हैं, इसके लिए गौवंश की भी बनाई गई हैं। जैसे खासकर कमलनाथ जी ने एक गौ रक्षा के लिए एक संकल्प प्रतिपत्र जारी किया था और गौशालाएं 100 बनाई थी। मध्य प्रदेश में 18 महीने की कमलनाथ जी के नेतृत्व में की सरकार ने 100 गौशालाएं बनाई, जिसके लिए फंड आधारित करा, मत आधारित करा और उसमें गौवंश की रक्षा और सुरक्षा के लिए मत को रखकर उसकी व्यवस्था भी की गई। 1000 गौशाला बनाने का कमलनाथ जी की सरकार ने संकल्प लिया था, जो कि वो गिरने के कारण 100 हम लोग बना पाए। निसंदेह इस अच्छी पहल का स्वागत करता हूं और मुझे उम्मीद है कि सिर्फ ये भ्रष्टाचार और शब्दों पर न रह जाए, एक सार्थक पहल मध्य प्रदेश की उन्नति और प्रगति के लिए साबित हो। जी सचिन जी, एक अच्छी पहल है जिस तरह से दुग्ध क्रांति लाई जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं एक टाइमिंग सब पर सवाल बना हुआ है। जिस तरह से अमित जी बात कर रहे थे उसी को लेकर मैं आऊंगी।
हाल ही में जिस तरह की घटनाएं हमने मंदसौर में देखी, सिवनी में देखी, इसके पहले भी कई तरह की घटनाएं सामने आ चुकी है, तो अब बार बार एक ही चीज पर सवाल उठ रहा है कि आखिर टाइमिंग इस तरह की क्यों रही है। कहा जाता है कि जब चुनाव होता है तो गोवंश की याद आती है, या फिर अन्य मुद्दे जब होते हैं तो कहीं ना कहीं उनको डैमेज कंट्रोल के लिए गोवंश की याद आती है। तो कोई ऐसी ही तस्वीरें तो सामने नहीं आ रही है। क्रांति आई है, क्रांति विकास का एक दूसरा रास्ता हम देख ले, या फिर एक हिंदुत्व का एजेंडा? खुशी जी, अब चुनाव हो चुके हैं और अगले 5 साल तक अभी फिलहाल कोई चुनाव होने की संभावना दूर दूर तक दिखाई नहीं देती है। अब जो है विकास के जो डबल इंजन की जो सरकार है वो चल रही है, और हम जो है भाजपा सरकार में करीब 4 डेयरी हब जो है मध्य प्रदेश में ऑलरेडी स्थापित कर चुके हैं। एक डेयरी हब जो है जबलपुर में है, वो कार्यरत है, और वो जो है स्टेट ऑफ द आर्ट जो एक डेयरी हब जो बना है वो माननीय हाई कोर्ट की और एनजीटी की निगरानी में कार्यरत है। उसकी कई बार इंस्पेक्शन भी हुए हैं। तो इस तरह का एक डेयरी हब जो है जबलपुर में भी कार्यरत है, और मध्य प्रदेश में 4 डेयरी हब जो है बन चुके हैं। और अब हम जो है एक स्टेप आगे अब बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं कि अब जिस तरह से मध्य प्रदेश देश में तीसरे स्थान पर है दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में, तो अब उसको हम नंबर 1 पे जाने का प्रयास कर रहे हैं। और उसके लिए जो एक स्कीम बनाई गई है, योजना बनाई गई है, उसको मूर्त रूप देने का कार्य अब होगा। और एक अच्छा निर्णय जो है सरकार ने किया है। और अब इस तरह से जो है, जिस तरह से मुझे लगता है कि पूरे प्रदेश में सबसे ज़्यादा गोवंश जो है जबलपुर ज़िले में है, और करीब वहाँ पर 2 से 2.5 लाख गोवंश जो है पूरे प्रदेश में वहाँ पर पाया जाता है। तो प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी गोवंश को बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा, और मुझे लगता है कि हमने जो एक लक्ष्य निर्धारित किया है उसकी तरफ हम अग्रसर होंगे। ठीक है योगीराज योगेश जी, देखिए एक अच्छी पहल है, निश्चित ही इसे नकारा नहीं जा सकता कि अच्छी पहल है। अब हालांकि ये देखने वाली बात होगी कि इसमें किस तरह के एंगल जुड़ते हैं, पॉलिटिकल एंगल जुड़ने की भी बात सामने आ रही है, लेकिन नहीं लगता कि ये जो ठोस प्रयास है इसमें कहीं ना कहीं थोड़ी देरी हुई है। हालांकि ज्यादा देरी नहीं कह सकते, अभी भी तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश का नाम आता है, लेकिन ये पहले स्थान पर भी आ सकता था अगर ठोस प्रयास पहले किए जाते। तो अब प्रयास किए गए हैं, क्या कुछ संभावनाएं आप देख पा रहे हैं? नहीं, देखिए देर आए दुरुस्त आए। प्रयास यदि किसी को लगता है कि अभी भी संभावना है और अभी इनिशिएटिव लिया गया तो अभी बुरा नहीं है। ये बात सही है कि और पहले हो जाता तो और भी अच्छा था। और जहाँ तक बात है, ये बात सही है कि मध्य प्रदेश नंबर 1 आ सकता है। उसकी एक वजह यह भी है कि उत्तर प्रदेश अभी नंबर 1 है, लेकिन उत्तर प्रदेश का एरिया, उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन मध्य प्रदेश से कहीं ज़्यादा है। तो उस लिहाज से देखा जाए तो हम कम रकबे में, कम पॉपुलेशन में, कम भौगोलिक क्षेत्रफल में यदि हम तीसरे नंबर पे हैं तो हम 1 नंबर पर आने में हमें कोई बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन उन प्रयासों को ईमानदारी से पूरा करना पड़ेगा। अब ये बात बिल्कुल सही है कि गाय एक ऐसा प्राणी है जिसको अपन हर घर में, हमारे यहाँ तो हिंदू धर्म में तो उसका सबसे ज़्यादा महत्व बताया गया है। जन्म से लेकर मृत्यु तक कहीं ना कहीं गाय की पूजा और गाय का और गोदान का और गाय का महत्व और गाय के हर अंग उपयोगी होता है। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं। लेकिन समस्या यही है, अब समस्या 2 अलग अलग स्तर पर भी है। एक समस्या इस बात को लेकर है कि साहब हाईवे पर बहुत बड़े खतरा बनी हुई है आवारा मवेशी, और एक खतरा ये भी है कि जब ग्रामीण अंचलों में खेती होती है तो कई बार ऐसी शिकायतें भी देखने को मिली कि कई लोगों ने खेती करना बंद कर दिया आवारा मवेशियों के कारण। और उसकी एक वजह यह रही कि उन्होंने जो फसल लगाई है, आमतौर पर क्या उसको इतनी भारी संख्या में आवारा मवेशियों ने चरा कि उनकी लागत ही नहीं निकल पा रही। और बड़ी वजह यह सामने आती है, कई बार ग्रामीण अंचलों में आज भी किसानों के पास खेत ज़रूर है, ज़मीन ज़रूर है, लेकिन उसकी हदबंदी आज भी नहीं है। या तो वो प्रॉपर तरीके से उसकी बाउंड्री कराए, तब इन समस्या का समाधान पा सकते हैं। लेकिन कई बार ये होता है खेत से खेत लोगों के जुड़े हुए हैं। 2 किसान जागरूक हैं, उन्होंने तो बढ़िया अपना इंतजाम कर लिया, लेकिन तीसरा किसान उसके लिए कर नहीं पाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसको एक क्लस्टर के रूप में सरकार को देखना चाहिए। ये जो कुछ छोटे किसान छूट जाते हैं और जिनकी वजह से समस्या दूसरे किसानों को हो जाती है या आवारा मवेशी की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाती, इसके लिए सरकार को बड़े व्यापक पैमाने पर काम करना पड़ेगा। किसानों की समिति बनाए, लोगों की समिति बनाए, उसमें सुझाव मांगे जाए। मैं भी जगन्नाथपुरी गया था, वहाँ मैंने देखा एक इतनी बढ़िया गौशाला काम करती है 1000 एकड़ में,
और उन्होंने लोगों को कह रखा है कि यदि सड़क पे कोई भी आवारा मवेशी आपको मिले आप हमें सूचित करो, हम हमारी गौशाला में लेके आएंगे। तो ऐसे इनिशिएटिव यदि सरकार ले कि कहीं भी आवारा मवेशी दिखे और उसको हम एक ऐसी गौशाला में ले जाएंगे जहां उसके चारे की, खाने की पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी। और दूसरा, एक किसान भाइयों में जो लोगों में जो मानसिकता बन गई कि जब तक गाय दूध दे रही है तब तक तो वो घर में है, तब तक वो खेत में है, और जैसे उसने दूध देना बंद कर दिया तो उसको आवारा छोड़ दिया। तो उन किसानों की भी जिम्मेदारी तय की जाए, बाकायदा इसका एक जनसंख्या, एक रजिस्टर मेंटेन किया जाए, कौन सा पशु किसका है, और यदि ये खतरा बन रहे हैं, यदि इससे जीवन किसी का संकट में जा रहा है तो उन पशु मालिकों पर भी कार्रवाई की जाए। तो ऐसे समन्वित प्रयास सरकार को करने चाहिए। एक अच्छी पहल है दूध क्रांति में, यदि मध्य प्रदेश नंबर 1 आता है तो हर कोई स्वागत करेगा। जहां तक दूध का सवाल है, सरकार को बताने और समझाने की जरूरत नहीं है। जो दुधारू गाय है वो तो किसान खुद अपना दूध ले लेते हैं और दूध बेच देते हैं, इसमें आप कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रहा है। लेकिन ये जो समस्या है, इस समस्या पर सरकार को सोचना चाहिए कि मवेशी आवारा ना घूमे, खेतों का नुकसान ना हो, समन्वित प्रयास हो, और जो गौशालाएं सरकार में जो संचालित कर रही है उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग हो कि वास्तव में वहाँ कितने गायों को कितना चारा मिल पा रहा है। कई बार हमने देखा, जैसे जिसका जिक्र अभी अमित शर्मा ने किया, कि भारी तादाद में गाय मर गई, तो इसकी जांच होनी चाहिए वास्तव में कि क्या बीमारी है या किस वजह से है। इन सबको सरकार को मॉनिटरिंग पे लेना पड़ेगा और जुर्माना तय करने पड़ेंगे, तब जाके ये सारी चीज़ें होंगी। लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ सरकार ने इनिशिएटिव लिया है, स्वागत योग्य पहल है, मैं भी इसका स्वागत करता हूँ। बिल्कुल स्वागत योग्य पहल है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि इसके अंतर्गत अब किन चीजों को जोड़ा जाएगा। जिस तरह से आप जिक्र कर रहे थे कि किसानों को किस तरह से समझाइश दी जाएगी और उनके सुझाव लिए जाएंगे। ठीक है अमित शर्मा जी, देखिए इसी बात पे आऊंगी। 2 दिन पहले ही आपने भी नोटिस किया होगा कि मोहन सरकार ने एक रिपोर्ट कार्ड जारी किया है गौ तस्करों पर रोक लगाने के लिए, और प्रति 50 किलोमीटर की दूरी पर जो घायल गाय होती है उनके इलाज के लिए, और भी तमाम तरह की बातें इसमें शामिल है। कितना इत्तेफाक आप रखते हैं इस पर? देखिए खुशी जी, ये कानून कोई मुझे समझ में नहीं आता, कोई नया व्यक्ति आता है। 20 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही थी। अगर हम दुग्ध डेयरी संघ के कानून को देखें, उनकी व्यवस्थाओं को देखें, उनके मापदंडों को देखें, गाय और गाय के संरक्षण को देखें, तो पहले से कानून और नियम बने हैं, उसका इच्छा शक्ति पालन करने की होना चाहिए। जैसे अभी योगी राज जी ने कहा कि वो कहाँ बाहर गए थे, उन्होंने देखा 1000 एकड़ में गौशाला बन रही है। इसमें सरकार नियम बनाने से काम नहीं चलेगा, इसमें मंशा भी साफ रखनी पड़ेगी। और तमाम जितने दुग्ध संघ है, मैं आपके चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं, और सचिन जी मेरी बात सरकार तक जरूर पहुंचाएं कि सबसे पहला जो हर जिले में दुग्ध संघ बना है, इसमें भारी भ्रष्टाचार है, पहले इस भ्रष्टाचार को रोकना होगा। ग्रामीण इलाकों में आप समिति तो बना रहे हैं, लेकिन कहीं ऐसा नहीं हो कि गल्ला मंडी की समिति की तरह वहां एक भ्रष्टाचार हो जाए, कि किसानों के साथ भेदभाव हो जाए, दूध की खरीद फरोख्त पर कुछ ना कुछ मूल्यांकन हो जाए। इस तरह की जब तक हम किसानों की समिति नहीं बनाएंगे, वहां गौशाला बनाकर उस कमेटी को पावरफुल नहीं करेंगे और डिसाइडिंग करने के लिए, वहां खरीद फरोख्त के लिए वहां के ग्रामीण क्षेत्र के किसानों भाइयों को सम्मिलित नहीं करेंगे, जब तक हम इसकी ट्रांसपेरेंसी भी नहीं रख पाएंगे। सरकार के अधिकारी, कहीं ना कहीं अधिकारी लालच और मंशा के कारण जिस तरीके से भूमाफिया होता है, उस तरीके से गाय माफिया भी होता है। ये गाय मध्य प्रदेश में 7वें स्थान पर है, जो हमारे गाय और भैंसों के चमड़ा बनाने के लिए उनकी खालों को बेचने का एक बड़ा धंधा यहां से ट्रांसपोर्ट होता है और वो बाहर विदेशों में जाता है। इस बात पर कई सारे बिंदुओं को सरकार को ध्यान रखना होगा। जैसे मैंने अभी आपको ध्यान आकर्षित कराया कि इसमें एक गोरख धंधा है, गौ रक्षा करने वाले ही गौ भक्षा करते हैं। बैरसिया के अंदर एक व्यक्ति ने पहले जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा, मैं उसको भारतीय जनता पार्टी से जोड़ा नहीं जोड़े का कारण नहीं बता रहा, राजनीतिक विषय नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति ने पहले संस्था बनाई, वहां सरकारी जमीन अलॉट कराई, गायों का चारा भी लिया, सब्सिडी भी ली, और उसके बाद उन 500 गायों को मारने की कोशिश कर उसको जांच में जब सरकार का ध्यान आकर्षित हुआ, जब वो व्यक्ति बंद हुआ, लेकिन उसके 2 दिन बाद कानून इतना लचर है कि हम गाय के रक्षा की तो बात करते हैं, लेकिन वो 2 दिन बाद छूट गया। तो आज वो सिर्फ जांच चल रही है और अब बीमे से उसने पूरा पैसा ले लिया। अब शिवराज सिंह चौहान जी की गाय, वो विदिशा के अंदर आग लग गई थी और गाय पूरी वो हो गई थी, बीमा था,
आज वो एक भी गाय पता नहीं चल रही, वो दूध संघ भी पुराना वाला नाम बदल दिया, उनके भी बीमे लिए गए थे। क्या उसमें हो रहा है? बड़े आदमी जितने हैं वो इस तरह के कामों में, एक भ्रष्टाचार इसमें भी है। सरकार को, मोहन सरकार को उन बातों को ध्यान रखना होगा। और हम चाहते हैं कि हमारे प्रदेश की गाय, गौवंश की रक्षा हो सके, गौशालाएं ज्यादा से ज्यादा बने, किसानों को ज्यादा से ज्यादा लाभ हो, और एक सार्थक प्रयास कर कर हम मध्य प्रदेश को, जो मुख्यमंत्री जी की सोच है, उसको आगे लिया जा सके। ठीक है। सचिन जी, आप ही के पास आऊंगी। जिस तरह से अमित जी कह रहे हैं, ठीक है, योजनाएं बना देते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर क्या कुछ योजनाएं वो चल रही है, एक बड़ा सवाल हो जाता है, क्योंकि योजनाएं कई तरह की बनती है, लेकिन जमीनी स्तर पर चीजें कुछ ऐसी होती है कि कुछ अलग ही चीजें बयां करती है। दूसरी बात ये भी, सरकार बदलती है, जनहित की योजनाएं भी बदल जाती है, तो ऐसा क्यों नहीं होता कि पहले की योजनाओं को ही डेवलप और किया जाए, उन्हीं योजनाओं को और भी बढ़ाया जाए? आखिर क्यों दूसरी योजनाएं बनाई जाती है हमेशा? देखिए, समय काल परिस्थिति के हिसाब से जो है योजनाओं को भी रिव्यू का किया जाता है, और उनमें भी अगर नेसेसरी चेंजेस होते हैं तो वो करने पड़ते हैं। खुशी जी, अगर आप देखेंगे तो ये 5 रुपए इंसेंटिव देने का जो एक निर्णय सरकार ने किया है, ये पहली बार हो रहा है। ऐसा पहली बार हुआ है कि किसान को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया जा रहा है कि अगर वो दूध का उत्पादन करेगा तो उसको 5 रुपए का एक इंसेंटिव की जो एक राशि है वो देने का जो एक निर्णय सरकार ने किया है, वो स्वागत योग्य कदम है, और किसान उससे प्रोत्साहित होंगे और दुग्ध उत्पादन करने के लिए वो अग्रसर होंगे। और जो है गौवंश का पालन करना भी जो एक बड़ा कठिन कार्य होता है, और हमारे किसान भाई बहन इस तरह के जो कार्य करते हैं, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं कि वो इस तरह के कठिन कार्य को अपने हाथ में लेते हैं, और वो उसका एंड बेनिफिशियरी हम खुद स्वयं होते हैं। क्योंकि ये जो गोवंश का पालन और उनका मेंटेनेंस का जो कार्य होता है, तो ये बहुत कठिन कार्य होता है, बड़ी परिश्रम का कार्य होता है। तो इस तरह के जो परिश्रम के जो कार्य कर रहे हैं और गोवंश का पालन कर रहे हैं, उन सभी लोगों को साधुवाद है, और सरकार उनके लिए खड़ी हुई है। सरकार ने जो है अब जिस तरह की योजना को गंभीरता से आगे बढ़ाया है, और 5 रुपए इंटेंसिव देने का एक जो एक घोषणा की है, एक योजना को रोल आउट करने का प्रयास किया है, तो मुझे लगता है कि किसान जो है अब इस तरफ में अग्रसर होंगे और गौवंश जो है उसका पालन करने के लिए प्रोत्साहित होंगे। ठीक है, एक अच्छी पहल है अमित जी, लेकिन हर बार क्यों इस तरह के सवाल विपक्ष के पास रहते हैं? देखिए, हाल ही में हमने मुद्दा देखा था कि धार्मिक एजेंडे पर कहीं ना कहीं लगातार बीजेपी को घेरा जाता है। पिछले दिन ही हमने देखा कि अगर पाठ्यक्रम में कृष्ण और भगवान राम की जो पाठ्यक्रम में उनको शामिल किया जा रहा है, उसमें धार्मिक एजेंडा जोड़ा गया था। अब गाय को लेकर ओवैसी के बयान आ चुके, कई तरह के बयानबाजी आ चुकी है। आखिर हर बार ये सवाल क्यों छूट जाता है कि धार्मिक एजेंडे से बीजेपी को जोड़ना है? गोवंश की रक्षा कर रहे हैं, अच्छी बात है, अच्छी पहल है। देखिए खुशी जी, आपने अच्छा प्रश्न पूछा। मैंने पूर्व में भी कहा कि मैं जब छोटा था तो हमने स्वयं संस्कृत में भगवान राम के चरित्र को, भगवान कृष्ण के चरित्र को, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की मर्यादा को, तुलसीदास जी के चरित्र को, और किस तरीके से चरित्रार्थ किया गया रामायण का और महाभारत के उन तथ्यों को जो आज शायद तोड़ मोड़ के बताया जा रहा, उनको कैसे मूल्यांकन आधारित किया गया था, ये सारी चीजें पढ़ी हैं। मैंने आपको क्या बताया कि कांग्रेस को किसी तरह की आपत्ति नहीं है, अच्छा कदम है, पाठ्यक्रम में होना चाहिए, क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम को पढ़ेंगे, कृष्ण को पढ़ेंगे, तो जो आज जैसे नीट, नेट और तमाम जो शिक्षा माफिया हावी हो रहे हैं सरकार के संरक्षण में, जब वो स्वयं अपने भगवान राम को पढ़ेंगे, सिर्फ राम के नाम पर राजनीति नहीं करेंगे, जब वो पढ़ेंगे तो शिक्षक को भी एक मन में शांति होगी और कहीं ना कहीं वो अध्यात्म से जुड़ेगा, राजनीति से दूर रहेगा, और सार्थकता का जिस सनातन धर्म को हम आगे ले जाने की बात कर रहे हैं उसमें भी उसको आगे बढ़ाया जाए। अब कांग्रेस ने कहा क्यों नहीं हम टंटिया मामा को भी पढ़ाएं, क्यों नहीं हम जो देश की आजादी में जो लोग शहीद हुए उनको भी पढ़ाएं। किसी से कोई आपत्ति नहीं है, इस सारे धर्म और जाति के लोगों को पढ़ाना, आने वाली पीढ़ी को संस्कार और संस्कृति के बारे में सभ्यता देना निसंदेह एक अच्छी पहल है। भगवान राम और कृष्ण को पढ़ाना चाहिए, अभी तक बहुत देर हो गई। मैं कहता हूं कि शिवराज सिंह चौहान जी को यह पहले कदम उठाना था, इसीलिए शायद उन्हें हटाया गया। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम को जो राजनीति करने के लिए मोदी जी ने कोशिश करी 400 पार,
उनने गदा जो घुमाई हनुमान जी ने तो वो 240 पर आ गए। इस तरह से प्रमाण जो है, भगवान के साथ राजनीति मत करिए, अच्छे मन से भगवान कृष्ण और मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम राम को पढ़ाइए। हम सब पढ़ना चाहते हैं, आने वाली पीढ़ी देखना चाहती है और हमने भी पढ़ा है। ठीक है योगीराज जी, देखिए जिस तरह से ये क्रांति आई है, निश्चित ही बार बार हम कह रहे हैं कि अच्छी पहले दे रहा है दुरुस्त है, ये बात भी आपने कही थी। शायद पहले आते तो शायद पहले हम पहले नंबर पे पहुंच पाते, हालांकि अभी भी ज्यादा पिछड़े नहीं है, तीसरे नंबर पर ही है। जिस तरह से इस क्रांति में चीजों को शामिल किया गया है, अनुदान राशि की हम बात कर ले, गायों को लेकर जिस तरह की चीजें बनाई है, गायों के इलाज के लिए बनाई है, और जिस तरह से सबसे बड़ा सवाल गौ तस्करी, गौ हत्या के मामले पिछले दिनों भी हमने देखे हैं। क्या आप संभावनाएं देख पा रहे हैं? गो क्रांति जो बनी है, ये गोवंश क्रांति जो बनी है, ये कितनी असर कर पाएगी जमीनी स्तर पर? हालांकि बड़ी बड़ी बातें योजनाएं में कही जा रही है, लेकिन क्या इतना असर जमीनी स्तर पर आप देख पा रहे हैं? नहीं, मैंने पहले भी कहा है कि असर तो उसका दिख सकता है, लेकिन वो ईमानदारी से आप प्रयास करें। अब जैसे एक क्रांति यही दिख रही है कि हमारे दोनों भाई इतनी संस्कारित भाषा में पहली बार नजर आ रहे हैं, क्योंकि विषय ऐसा है ना, इसमें सब कोई भी इस पे ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता। महत्वपूर्ण बात यही है कि आज समस्या क्या है। मैंने पहले भी कहा है कि दूध को लेकर समस्या नहीं है, किसान खुद इतना जागरूक है कि वो अपना दूध निकाल लेगा और उसको सरकार के इंसेंटिव जो दे रही है वो ले लेगा और पर्याप्त जगह पे बेच देगा। समस्या ये है कि जो सड़कों पे आज आवारा मवेशी जो घूम रही है, समस्या ये है कि जो आवारा मवेशी किसानों की खड़ी फसल खा रही है, उसको लेकर आपको चिंतित होना पड़ेगा और उसके लिए आपको सख्त कानून बनाने पड़ेंगे। अभी हालांकि शिवराज सरकार में एक अधिनियम लाया गया था, उसमें 1000 या 2000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान था, लेकिन समस्या उसमें ये आ रही थी कि ये जुर्माना किस पे लगाया जाए। भाई ये तो पहले तय हो कि ये गाय किसकी है, या ये बैल किसका है, या ये पशु किसका है, तो उसके लिए कोई उसमें स्पष्ट प्रावधान नहीं थे। तो जब ये गोलमोल बातें होती हैं तो फिर उसके इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम आती है। और आज आप देखें जिस तरीके से आपने ट्रांसपोर्टेशन के नियम सख्त किए, जरा से हिट एंड रन केस में आप तगड़ी सजा दे रहे हैं, आपने लाइसेंस रिन्यू कराया तो तगड़ी सजा दे रहे हैं, तो इनको सजा दो ना आप। इनकी आवारा मवेशी और वहाँ रोड सड़क पे बैठी हैं और उससे कई दुर्घटनाएं हो रही हैं। अब एक आदमी कार से जा रहा है या कोई आदमी बाइक से जा रहा है, टकरा गया वो, अब उसमें उसकी क्या गलती, क्योंकि वहाँ आपके पास वो पर्याप्त इंतजाम नहीं है। तो उन गायकों और गाय मालिकों को चिन्हित किया जाए, उनकी जिम्मेदारी तय की जाए कि साहब ये 1-2 बार उनको चेतावनी दी जाए कि आपका गोवंश है, या तो आप अपने स्तर पर इसकी पहल करें, और इसके अलावा आप नहीं कर सकते हो तो जो गौशालाओं में जो इंतजाम हो रहे हैं आप वहाँ भेज दें, लेकिन कम से कम ऐसा तो ना भेजा कि उसको बिल्कुल खुले में छोड़ दिया गया और वो दूसरों के लिए संकट पैदा कर रहे हैं। आज के समाज की सबसे बड़ी समस्या है आवारा गोवंश और आवारा कुत्ते, जिनकी वजह से रोज कुछ ना कुछ दुर्घटनाएं हो रही हैं। तो इसको सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए और इस पर जुर्माने की राशि तय की जानी चाहिए, जुर्माने की राशि बढ़ाई जानी चाहिए। आप 2-2 लाख रुपए किसानों को कर्ज माफ कर रहे हैं, तो क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि जो किसान, जो इनकी गाय है या पशु है, वो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी वो ले, इनके चारे का प्रबंध वो करे, इनके दाने पानी की व्यवस्था वो करे। किसान केवल मजे करेंगे, सरकार उनको अनुदान देगी, सरकार उनको इनिशिएटिव देगी, और आप आपके गवर्नमेंट को लेके आप सड़क पे छोड़ देंगे। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है, क्योंकि समय की कमी है। योगेश जी एक अच्छी बात कह रहे हैं कि पहल अच्छी है, लेकिन हर पहलू पर ध्यान होना भी बहुत जरूरी है। जिस तरह के पहलू योगेश जी बता रहे हैं कि आवारा गोवंश की वजह से जिस तरह की घटनाएं होती है, अगर लोगों पर केस दर्ज होते हैं तो इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए। कृषकों की भी एक अहम भूमिका होनी ही चाहिए। फिलहाल क्योंकि समय की कमी, इसलिए इस चर्चा को मैं समाप्त करूंगी। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, एक नई क्रांति, गोवंश क्रांति अब मध्य प्रदेश में आने वाली है। इसका जमीनी स्तर पर कितना असर दिख पाएगा, जो पहलू है, क्या उन पहलुओं पर ध्यान दिया जाएगा? गौ तस्करी और गौ हत्या की जो घटनाएं सामने आई थी, क्या उन पर अब रोक लग पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल IND एजेंडा में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।